अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इस टाइम पर पाकिस्तान में जो कोई भी ज़ुबान खोलने की जिसारत करता है, यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाने की जिसारत करता है, या तो उससे पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाती है या फिर उससे इस्तीफ़ा लिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को अदल फ़राहम करने वाले आला जस्टिस जो हैं वो क्यों इस्तीफ़े दे रहे हैं। कल मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आया और आज इजाज़ुल अहसन ने इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इजाज़ुल हसन जो कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे, आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना होगा। जब आसिम मुनीर को तैनात किया गया था एज आर्मी चीफ, तो उससे पहले दो सीनियर जनरल जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो आसिम मुनीर को सलूट करें, या कि वो इस हकीकत से आश्कार थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। वो जानते थे कि फ़ौज की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है, इसीलिए उन लोगों ने इस्तीफ़ा देना जो है वो पसंद किया। आज ये ही जो है सुप्रीम कोर्ट में वारदात हो रही है। आपको काजी फायज ईसा के वो अल्फाज तो याद होंगे कि अगर तुम इख्तलाफ रखते हो, उन्होंने इमरान खान से ये कहा था कि अगर तुम इख्तलाफ रखते थे तो तुम उस टाइम पर रिज़ाइन क्यों नहीं किया। तो आज देख लीजिए, जस्टिस इजाज़ुल अहसन और दूसरे एक तो और जस्टिस जो हैं वो ये समझते हैं कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो इस मुल्क का हल नहीं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन केसेस नहीं चलना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ डील करके आए और उसके बाद अपने मनपसंद चीफ जस्टिस जो है उसको उस ओहदे पर फाइज ना करे। सारा सिस्टम जानता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। इजाज़ुल अहसन पर बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि ये तैनाती एज अ चीफ जस्टिस जो जस्टिस इजाज़ुल अहसन की होने वाली थी, इस बार अक्टूबर में काम होना था, तो इन लोगों के साथ डीलिंग जो है वो पहले से ही शुरू हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि तुम हमारे कौन कौन से केसेस सुनोगे, तुमने हमारे किस दुश्मन को इबरत का निशाना बनाना है, तुमने पीटीआई के साथ क्या करना है जो कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है, तुमने इमरान खान को फांसी देनी है कि नहीं, तुमने मिलिट्री कोर्ट्स को बनाना है कि नहीं। तो जस्टिस इजाज़ुल अहसन जो है उसने इन सब गैर कानूनी और गैर आईनी चीज़ों को करने से इनकार कर दिया। तो जाहिर है जब आप इनकार करते हैं तो उसकी कीमत तो आपको चुकाना पड़ती है। पीटीआई को इन लोगों ने कैसे तोड़ा, उनसे बयान लिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो जस्टिस साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे और ना ही ये ऐलान कर सकते कि ठीक है जी मैं जब चीफ जस्टिस बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा। जाहिर है उनको पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बनाकर देना पड़नी थी। तो उन्होंने अपने मुंह पर कालक मलने से पहले ही इस्तीफ़ा देना जो है उसको मुनासिब समझा। जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ केसेस थे, अगर उनके ऊपर केसेस होते, सवाल ये है तो वो उस टाइम पर जो है वो कोई और इकदाम करते, ना कि वो इस्तीफ़ा देते। असल में ये सारा कुछ जो है वो मरियम नवाज के अहकामात पर हो रहा है। पूरा सिस्टम इस एक औरत के हाथों यरगमाल बन चुका है। अरशद शरीफ को देख लीजिए, डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ उसको देख लीजिए, इमरान रियाज खान को अगवा करके बोलने के काबिल नहीं छोड़ा गया। सनम जावेद, तैयबा राजा, डॉक्टर राशमीन को इसने हमेशा जो है ये चाहा कि मैं और मेरी हुकूमत कायम हो। इसने इमरान खान को गोलियां मरवाई, ना अहल करवाया, जेल में डलवाया, पंजाब और केपीके में इलेक्शंस नहीं होने दे। तो जाहिर है अब ये कैसे हो सकता था कि जस्टिस मुज़ाहिर को निकालने के बाद अगला चीफ जस्टिस जो है वो इजाज़ुल अहसन बने। ऐसा तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को फतह कर पे इस पर जाती उम्रा का झंडा जो लगाना है। आज पता चला कि पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। लेकिन
آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے کچھ ایسے فیصلے تھے جن کو آپ کو سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ قاسم سوری کی رولنگ کو انہوں نے کالعدم قرار دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات کروائے، پنجاب KPK میں جو ہے وہ الیکشن کی کمپین کے حوالے سے بہت اہم ریمارکس دیے۔ ملٹری کورٹس پر ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ملٹری کورٹس نہیں بننی چاہیے تھی۔ اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ چند ہفتے پہلے ہی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بنا کر بیٹھے تھے، کیونکہ اعجاز الاحسن نے جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ لیکن آخرکار اب یہ خبر جس کا پورا پاکستان اعتراف کر رہا تھا، ان کی بیوی جو ہیں وہ میدان میں آئی ہیں۔ انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو اسی بات میں محب وطن پاکستانیوں سارا خلاصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے پاکستانی قوم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری قوم میرے ہاتھوں سے تباہ ہو، میری قلم سے وہ کچھ لکھا جائے جس سے میرے ملک کا نوجوان بدگمان ہو جائے، میرے ملک کا نوجوان مایوس ہو جائے۔ اس نے استعفیٰ دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ میں ایک بات کہتی ہوں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، ان کو اس سسٹم کا آ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر قاضی جیسے چیف جسٹس بنتے رہے تو اس پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ اس عہدے تک بڑی مشکلوں کے بعد پہنچے۔ آپ کو پاکستان کے ساتھ ایمانداری کرنی چاہیے تھی، آپ کو پاکستان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، نہ کہ استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عمران خان کہتا ہے مروں گا لڑوں گا، باقی فیصلہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔